तो स्वागत है आप सभी लोगों का दोबारा हमारे इस चैनल के अंदर, जहां पर हम लोग लाइफ प्रोसेस के लेक्चर को डिस्कस कर रहे थे। और यहां पर हम लोग कहां तक पहुंच चुके थे, डाइजेशन हमने कवर कर दिया था। एक बार छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और इस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर सबसे पहले होता है हमारा माउथ, जिसे हम ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी ये भी कहते हैं। बकल कैविटी के बाद हमारा खाना कहाँ गया था, इस ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस जो कि हमारी क्या होती है, फूड पाइप होती है। क्या होती है? फूड पाइप। ओके, फूड पाइप के बाद हमारा खाना कहाँ आया? फूड पाइप के बाद हमारा खाना आता है स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद हमारा खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो अब हम ये जो आपको दिखाई दे रही है पतली सी ट्यूब, ये क्या है? ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए खाना हमारा कहां जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। सो दिस इज नोन एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहां तक आप लोग हमने शायद पढ़ लिया था, यहां तक हमारा फिनिश हो गया था। ओके, सो वी हैव डिस्कस अबाउट दीज ऑल थिंग्स। उसके बाद ये जो लास्ट वाला एरिया है, इसे कहते हैं हम लोग रेक्टम। और ये जो लास्ट में जहां से खाना निकल जाता है उसे कहते हैं एनस। तो आई होप कि हमने ये सारी चीजें पिछले वाले लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ ली थी, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहता हूं कि हमारा खाना जो था वो कहां तक पहुंच चुका था? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जहां वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो चुका था। उसके आगे आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जो ग्लूकोज होता है वो जब प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता, सॉरी गलती हो जाती है भाई, इंसान हूं मैं भी इंसान हूं, कभी कभी गलती हो जाती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रॉपर कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट तो क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है ग्लूकोज। उसके बाद हमारा जो प्रोटीन होता है वो जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है एमिनो एसिड। उसके बाद हमारा जो फैट होता है हमारे फूड कंपोनेंट में, वो जब प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? वो बन जाता है फैटी एसिड। तो हमने देखा था कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था, जो हमारा प्रोटीन था, जो हमारा फैट था, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे दिखाई देता है हमें इस तरीके का, ऐसे करके। ओए क्या है ये? एक तो बच्चों मेरी ड्राइंग इतनी खूबसूरत है ना कि मुझे भारत रत्न मिल जाए, बस वो दे नहीं रहे हैं बस। ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अपर पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं जेजेनम। ठीक है, जो मिडल पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। और जो ये लोअर पार्ट होता है इसे हम कहते हैं इलियम। ठीक है, तो जो हमारा खाना था वो कंप्लीटली डाइजेस्ट कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कहां पर डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां पर होता है? ऊपर वाले पार्ट में। तो ऊपर वाले पार्ट में यानी जेजेनम में। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा खाना तो हो जाता है डाइजेस्ट। अब हमारे खाने के साथ होता क्या है? अब हमारा खाना इस जेजेनम के थ्रू यहां से आगे आता है, 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 आगे आता है और यहां आ जाता है। तो जब लास्ट वाले पार्ट में यानी इलियम में आता है तो अब क्या होता है हमारे खाने के साथ? ध्यान से देखना, आओ आगे समझाता हूं इस वाले पार्ट पे। ओहो, देखो यहां पर ये हमारा क्या था? इलियम। ये हमारा क्या है? इलियम। इस इलियम के अंदर हमारा खाना आ गया है। अब भाई हमारी चीजें जो डाइजेस्ट हो रखी है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज बन गया है, जो हमारा प्रोटीन है अमीनो एसिड बन गया है, जो हमारा फैट है फैटी एसिड बन गया है। तो इन सारी चीजों को हमें क्या करना है? इन सारी चीजों को, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इन चीजों को हमें बॉडी में एब्जॉर्ब भी तो करना है। डाइजेशन तो हो गया, एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे तो भैया काम कैसे चलेगा? हमारी बॉडी को मिलेगा नहीं, हमारी सेल को मिलेगा नहीं, तो हमारे ग्लूकोज से एनर्जी, हमारे ग्लूकोज से एटीपी कैसे बनेगा? ग्लूकोज से तो एटीपी बनाते हैं ना। अगर हम क्या नहीं करेंगे, अगर हम ग्लूकोज को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे तो फायदा क्या डाइजेशन का? तो हम क्या करते हैं, हमें देखने को मिलता है कि जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड आता है ना,
तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हैं। और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं विलाय। क्या कहते हैं? विलाय। इसको हम लोग कहते हैं विलाय, ठीक है, इसे हम विलाय कहते हैं। इस विलाय के अंदर क्या है भाई? विलाय क्या करता है? विलाय हमारे इस फूड कंपोनेंट को, इस ग्लूकोज को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब करता है, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करता है। अब ये विलाय एब्जॉर्ब करता कैसे है? तो करता ऐसे है कि इस विलाय में क्या होती है ना, इस विलाय के अंदर हमें देखने को मिलता है काफी सारी ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे आ रखी होती हैं। क्या रखी होती है? ब्लड वेसल्स। इसके अंदर काफी सारी ऐसे ब्लड वेसल्स आ रखी होती हैं जिसमें से ब्लड बह रहा होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। इसके अंदर से काफी सारी ब्लड वेसल्स गुजर रखी होती हैं। ये हमारी क्या है? ये ब्लड वेसल्स है। क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल। ये हमारी ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर खून बहता है और ब्लड क्या करता है? इस विलाय के थ्रू, विलाय के थ्रू ये ब्लड क्या करता है? इस विलाय के थ्रू इस फूड कंपोनेंट को अपने साथ ले लेता है और अपने साथ लेके चला जाता है। ये हमारा ब्लड जो है ये अपने साथ क्या हो गया? लेके चला गया, अपने साथ इन फूड कंपोनेंट को लेके अपने साथ चला जाता है। अब ये जाता कहाँ है? अब ये जा कहाँ रहा है ना? सोचने वाली बात तो ये है कि ये जा कहाँ रहा है। तो अब ये जाता है सेल्स के पास। बॉडी में हमारे सेल्स हैं और उन सेल्स के अंदर ही ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाती है। यानी कि ये ब्लड ने विलायत से हमारे फूड कंपोनेंट को लिया और ये चला गया हमारे सेल्स को बांटने के लिए। ये हमारे बॉडी के अंदर सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ाई करी थी ना, तो न्यूक्लियस होता है, यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पूरे में क्या है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म, एक जेली जैसा है, पूरे में साइटोप्लाज्म। अब क्या होगा? ये ब्लड लेके जाएगा सेल के पास और सेल का दरवाजा खटखटाएगा, नॉक नॉक, भैया ग्लूकोज चाहिए आपको? तो भाई सेल बोलेगा हाँ यार ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी खत्म हो रही है, जल्दी दे। तो सेल क्या करता? तो जो हमारा ब्लड होता है वो क्या करता है? वो आता है और आके अपने साथ क्या लेके आया है? वो वही कंपोनेंट ग्लूकोज, एमिनो एसिड लेके आया है। तो वो ग्लूकोज बोलता है ग्लूकोज चाहिए, तो सेल बोलता है हाँ चाहिए। तो ये क्या कर देता है? इसको ग्लूकोज दे देता है। तो इसमें क्या आ गया? इसमें आ जाता है हमारा, इसमें क्या आ जाता है? इसमें हमारा ग्लूकोज एंटर कर जाता है सेल के अंदर। ऐसे ही और आगे जाता है, और सेल मिलते हैं, फिर ये और आगे जाता है, फिर और सेल मिलते हैं, और ऐसे ही ये क्या करता है? सभी सेलों को ग्लूकोज दे देता है। क्या करता है? सभी सेलों को ग्लूकोज दे देता है। लेकिन 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 इस ग्लूकोज देने के प्रोसेस को, ये जो ब्लड क्या कर रहा है? ये ब्लड जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ग्लूकोज बांट रहा है, ब्लड जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ग्लूकोज बांट रहा है। तो ये ग्लूकोज बांटने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजिमिलेशन। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एजिमिलेशन। समझ में आया नहीं आया? एजिमिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच a blood transport the glucose to the all over the cell of the body। बॉडी के सभी सेल्स को क्या करता है? ब्लड जो है वो ग्लूकोज जब बांटता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना? तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजिमिलेशन। यहां तक क्या किसी को कोई भी डाउट है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमने देखा कि सभी को ग्लूकोज बट गया, ठीक है ना? तो अभी तक हमने देखा ह्यूमन के डाइजेशन के बारे में कि ह्यूमन का डाइजेशन होता कैसे कैसे है, कैसे फूड के अंदर पहले खाना कैसे मुंह में जाता है, फिर इसोफेगस के थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए नीचे आता है, फिर उसके बाद स्टमक के अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, उससे डाइजेस्ट होता है, और फिर जाके हमारा खाने के साथ क्या हो जाता है? एजिमिलेशन हो जाता है। अब भैया एजिमिलेशन भी हो गया, उसके बाद अब हमारा खाना जो है, उसके बाद जो हमारा खाना है वो खाना हमारा कहां तक आ गया था? यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर विलाय ने हमारे खाने को एब्जॉर्ब कर लिया। अब हमारा खाना धीरे धीरे कहाँ आ गया? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में। अब क्या लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में भी कुछ बचा हुआ है? हाँ, क्या होता है? जो अभी यहाँ पर क्या हुआ? हमारे इन 3 फूड कंपोनेंट का क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ। किसका? ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का और फैटी एसिड का। लेकिन जब हमारा ये खाना, जब अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन भी एक एब्जॉर्प्शन करती है, और लार्ज इंटेस्टाइन आपके अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आपसे पूछेगा कि आपके फूड का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो आपको बोलना है स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लोअर पार्ट में।
ठीक है, लोअर पार्ट को इलियम कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे लोअर पार्ट में आपके फूड कंपोनेंट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड, इन चीजों का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन आपके फूड के अंदर वाटर के भी तो कुछ ड्रॉपलेट्स होंगे, वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। वो खाना हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसका क्या होता है, H2O का एब्जॉर्प्शन होता है। दोनों बात ध्यान से समझेंगे, पेपर में एग्जामिनर आपके दिमाग से खेले, इससे अच्छा आप पहले से अच्छी प्रिपरेशन रखो। आपके फूड कंपोनेंट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में होगा, लेकिन आपके वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। अब आपका खाना पूरी तरीके से क्या हो गया है, एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब आपका खाना जो बचा हुआ है वो पूरा अनडाइजेस्टेड फूड है, उसे अब डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। तो उसको आप क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू वो धीरे 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 आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और यहाँ एक छोटा सा पार्ट होता है, यहाँ पर आके इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है ना, ये टेम्पररी स्टोरेज होता है, ये कोई परमानेंट स्टोरेज नहीं है। ये जहां पर आके स्टोर हो रहा है ये टेम्पररी स्टोरेज है। टेम्पररी स्टोरेज का मतलब ज्यादा देर तक यहाँ स्टोर नहीं रह सकता ये, इसीलिए इसे टेम्पररी स्टोरेज कहते हैं। इस एरिया को जहां पर ये टेम्पररी स्टोर रहता है उस एरिया को हम लोग कहते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम, जहां पर ये टेम्पररीली स्टोर रहता है। और टेम्पररी स्टोर का मतलब है ना कि ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है, लेकिन जब धीरे धीरे ज्यादा खाना खाते हो, पीछे से और भीड़ आएगी अनडाइजेस्टेड फूड की, तो वो जगह भी तो भाई छोटी ही है ना, ऐसा तो नहीं है ज्यादा बड़ी जगह है। तो क्या होगा, आपको प्रेशर आएगा सुबह सुबह, मम्मी प्रेशर आ रहा है मुझे, मम्मी प्रेशर आ रहा है, गेट खोलो जल्दी प्रेशर आ रहा है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर आना, क्योंकि पीछे से और भी फूड कंपोनेंट्स आ रहे हैं और अब जगह नहीं बची है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम सुबह जाते हैं वॉशरूम के अंदर, और उसके बाद हम भाई सभी लोग, हम सब है जो वॉशरूम के अंदर जाते हैं, फिर हम पॉटी करते हैं। उसके बाद हमारे एनस के थ्रू क्या होता है, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हम सुबह सुबह जाके बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो हमने पूरा डाइजेशन को कंप्लीट किया। अच्छा, क्या क्या किया हमने डाइजेशन में, क्या क्या किया आओ जरा एक बार देखते हैं। ये थोड़ा छोटा हो जाओ सर, हाँ इसको थोड़ा साइड करते हैं हल्का सा। ओह गुस्सा हो गया है मेरे से, ज्यादा छोटा नहीं करना था। हाँ ठीक है, आओ जरा इसे साइड में होके देखते हैं हल्का सा, इधर आ जाओ भाई। हाँ, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया इंजेशन। क्या किया, इंजेशन। एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम खाना क्या करते हैं, खाते हैं, इंजेशन करते हैं। इंजेशन के बाद खाना हमारा डाइजेशन होता है। डाइजेशन का प्रोसेस पिछले लेक्चर में है, देखना अच्छे से आप, पूरा डाइजेशन होता है। तो इंजेशन के बाद क्या होता है, इंजेशन के बाद हमारा डाइजेशन होता है। ओके, आफ्टर दैट डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद क्या होता है, यहां पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन के बाद मैंने आपको क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन के बाद मैंने बताया था कि क्या होता है, एजिमिलेशन। खाने को क्या कराया जाता है, जो ग्लूकोज है, जो डाइजेस्टेड फूड है, वो खाना क्या होता है, पूरा हर जगह उसे क्या करा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है हर सेल तक। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, एजिमिलेशन। और एजिमिलेशन के बाद क्या होता है, लास्ट में क्या किया हम लोगों ने, इजेशन। क्या किया, इजेशन। अब कई बच्चों को लगता है कि जो इजेशन है और एक्सक्रीशन है ये दोनों वर्ड सेम है। जो इजेशन है और जो एक्सक्रीशन है ये दोनों वर्ड सेम है। नहीं, ये सेम नहीं है, इसके अंदर कुछ मतलब डिफरेंस है। तो अब जब मैं एक्सक्रीशन आपको पढ़ाऊंगा वहां इसका कंपेयर करके आपको बता दूंगा इजेशन एक्सक्रीशन के बारे में। अभी हम लोग न्यूट्रिशन वाले प्रोसेस पे ही है, तो बाद में। तो ओके, तो हमने आज क्या देखा, हमने तो देख लिया ह्यूमन का न्यूट्रिशन, लेकिन प्लांट का जो डाइजेशन है उसे, प्लांट का जो न्यूट्रिशन है उसे भी देखना जरूरी है। आओ जरा प्लांट के बारे में देखते हैं। ये तो हमारा ह्यूमंस का हो गया। टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम लोगों को पता है जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। यानी कि वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो कैसे पूरा करते हैं, फोटो सनलाइट की मदद से करते हैं। यानी उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस कैसे लिखोगे आप? इट इज अ प्रोसेस, it is a process by which plant make their own food। ठीक है, ये क्या करते हैं? इट इज अ प्रोसेस जिसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आओ जरा देखें कि ये कैसे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी धरती, और ये धरती के अंदर ये हमारे रूट प्लांट के, और ये ऊपर हमारा प्लांट, ऐसे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? प्लांट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम बना लेते हैं टहनियां। भाई ड्राइंग तो मेरी जो है ना, माशाअल्लाह, मतलब सुभान अल्लाह, ऐसा तो मैंने ड्राइंग कलाकार देखा ही नहीं है जैसा मैं हूं। देख रहे हो, ये जो ड्राइंग मैंने बनाई है ना, इसके लिए बस अब मेरे को कॉल आ ही जाएगा भारत सरकार से, कला के क्षेत्र में मुझे पुरस्कार दिया जाएगा। कोई बात नहीं, काम चलाऊ बन गया, समझना ही तो है आपको, है ना? मस्त है, मस्त। फूल कौन सा बनाऊं इस पे? फूल पीला ही रहता है शायद, हाँ पीला ही रहता है। फूल ऐसे करके, फूल, काम चलाऊ तो हमारा बन गया है ना? आओ जरा इस चीज को देखें। आओ जरा सर, छोटे हो जाएं आप। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मैंने प्यारा सा प्लांट बना लिया है। अब क्या करेंगे? अब एक सूरज चाचा को तो बना ले। सूरज चाचा गुस्सा हो जाएंगे, नहीं तो कहेंगे मुझे भूल गए, धोखेबाजो, मेरे बिना तुम करोगे कैसे फोटोसिंथेसिस? करके तो दिखाओ। गुस्सा हो जाएंगे, इससे बढ़िया मैं बना लूं उनको। क्या हो रहा है ये? हाँ, अभी ठीक है, चलो। तो ये हमने बना लिया क्या? अपने सूरज चाचा को। ये हमने बना लिया। ठीक है, ये हमारे सूरज। अब देखते हैं हम जो फोटोसिंथेसिस है वो होता कैसे है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट को 4 चीजों की जरूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। मैंने लिखा है ना, इट इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड। वो जो फूड है, ये फूड जो है, इस फूड को बनाने के लिए प्लांट को सिर्फ 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या चीजें हैं वो? आओ जरा देखें। प्लांट को जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले जरूरत पड़ेगी उसे किस चीज की? वाटर की। किसकी? वाटर की। उसके बाद उसे जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की। उसके बाद उसे जरूरत पड़ेगी सनलाइट की। भाई आप लोग भी अगर कुछ खिचड़ी बनाते हो तो उसकी रेसिपी होती है ना कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। उसी तरीके से प्लांट भी जब अपना फोटोसिंथेसिस जब प्लांट भी अपना खाना बनाता है तो उसे कुछ चीजें चाहिए जिनसे वो अपना खाना बनाएगा। तो क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे वो अपना खाना बना के अभी रेडी करेगा। ठीक है, सनलाइट हो गया, ठीक है, फिर क्लोरोफिल हो गया, है ना? आओ जरा देखते हैं ये सारी चीजें कहां से मिलेगी। देखो, सबसे पहली बात हुई वाटर की। तो वाटर इसे कहां से मिलेगा? वाटर इसे सॉइल के अंदर से मिल जाएगा। कैसे सॉइल से मिलेगा? आप पानी डालते हैं ना, बारिश हो जाती है, हम पानी डालते हैं पौधों के अंदर, तो वाटर जो है इसे सॉइल के अंदर मिल जाएगा। और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो जमीन से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना? तो जो वाटर है, ये वाटर इसे कहां से मिला? वाटर बाय द सॉइल। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहां मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो भाई एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से ले लेते हैं ये लोग? एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल गया इन्हें? एटमॉस्फेयर। उसके बाद सनलाइट। तो सनलाइट तो बेटा सुबह हो गई मामू, मामू रे मामू, मामू है ना, सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा, रहने दो। ठीक है,
तो ये जो सनलाइट है, सनलाइट से क्या होता है, सनलाइट कहां से मिलती है, सनलाइट हमें सन से, ठीक है, सूरज चाचा से मिल गया। उसके बाद है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहां पर होता है, तो क्लोरोफिल होता है पत्तियों के अंदर। कहां पर होता है, लीव्स के अंदर। ये जो लीफ होती है, इस लीफ के अंदर क्या होता है, इस लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल। आप थोड़ा सा हल्का सा डीप जाते हैं, बहुत बेसिक सा। क्या है कि इस प्लांट के अंदर ना, हमारे जो प्लांट है, उस प्लांट की जो लीव्स होती हैं, उस लीव्स के जो सेल्स होते हैं, उस लीफ के, वो जिस सेल से बना हुआ है, वो जिस सेल से बना हुआ है, वो सेल्स जो होते हैं, उन सेल्स को हम लोग मीजोफिल सेल्स कहते हैं। कैसे सेल्स कहते हैं, मीजोफिल सेल। कैसे सेल है, मीजोफिल सेल। अब बात यह है कि इन्हें मीजोफिल सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या भरा होता है, क्लोरोफिल। इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, क्लोरोफिल। इसीलिए जो हमारे लीव्स होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं। और उन मीजोफिल सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये इतने सारे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल ही हमारे प्लांट का ग्रीन पिगमेंट है। कैसा पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है हमारे प्लांट का। ये ग्रीन पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आप ध्यान से देखेंगे, हमें सूरज से क्या मिलता है, हमें सूरज से मिल गया, हमें सूरज से क्या मिला, हमें सूरज से मिली रोशनी, ठीक है, सनलाइट मिल गई। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया, कहां से, एटमॉस्फेयर से, एयर से मिल गया। उसके बाद हमें वाटर कहां से मिल गया, सॉइल से। और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट है, लीव्स के अंदर पहले से कहां प्रेजेंट है, उनके सेल्स के अंदर क्या है, मीजोफिल सेल्स। और उन मीजोफिल सेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा क्लोरोफिल है। इन चारों चीजों की हेल्प से, इन चारों चीजों की हेल्प से ये क्या बनाते हैं, इन चारों चीजों की हेल्प से अगर देखें तो ये जो चारों चीजें हैं, इन चारों चीजों की हेल्प से क्या बनाएंगे, तो आओ जरा देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया वाटर, उसके बाद लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और किसकी मदद से, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से इन्होंने अपना खाना रेडी कर दिया। और खाना क्या होता है, ग्लूकोज। इसी ग्लूकोज से तो क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो ग्लूकोज बना लिया इन्होंने। ग्लूकोज के साथ साथ दो और चीजें बना देते हैं जो इनका वेस्ट होता है। क्या होता है वेस्ट भाई, वो वेस्ट होता है ऑक्सीजन, और क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन और ये वाटर। ये प्लांट के लिए वेस्ट है, ऑक्सीजन हमारे लिए वेस्ट नहीं है, प्लांट के लिए। क्योंकि प्लांट को क्या बनाना था, खाना। और खाने के साथ साथ क्या बना दिया उन्होंने, ऑक्सीजन भी बना दिया, और क्या बना दिया, वाटर भी बना दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, इस चीज को बाहर छोड़ देते हैं, भाई बाहर जाओ। अब मुद्दा आता है कि ये इन दोनों चीजों को, इन दोनों वेस्टों को बाहर छोड़ेंगे कैसे। तो ये जो लीव बनाई है, लीव एक बार दोबारा ड्रॉ करेंगे, है ना। ये जो लीव है, ये जो कितनी बकवास लीव है, वाओ। अभी ठीक है, थोड़ी थोड़ी, है ना। अब ये जो लीव है, हाँ, अब ये जो लीफ है, इस लीफ पे ना स्टोमेटल पोर है। क्या है, स्टोमेटल। इस लीफ पे ना छोटे 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 बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और इन छोटे छोटे छेदों को हम लोग कहते हैं स्टोमेटल, स्टोमेटल पोर। क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर कहते हैं। और ये जो वेस्ट है, ये इन्हीं स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इन्हीं स्टोमेटल पोर के थ्रू ये इसे क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ, स्टोमेटल पोर तक। आगे चले, हाँ चलिए, क्या समझ में आया आप लोगों को। ये जो हमारे छोटे छोटे पोर होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसा ही कुछ। ये क्या है,
स्टोमेटल पोर है। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, स्टोमेटल पोर जो होते हैं ना, ये किसके काम में आते हैं, गैसेस के एक्सचेंज में। किसके काम में आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या करने के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब कि क्या, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना है तो इसी स्टोमेटल पोर के थ्रू बाहर आएगा, और जब फोटोसिंथेसिस के टाइम क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लेना था तब भी किससे वो एंटर करेगा, इसी स्टोमेटल पोर से। तो स्टोमेटल पोर का अगर फंक्शन पूछे आपसे तो पहला फंक्शन आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और दूसरा फंक्शन क्या कहेगा, दूसरा फंक्शन है पानी को बाहर निकालना, पानी को बाहर निकालना, और पानी के बाहर निकालने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है, जब फोटोसिंथेसिस यहां से हो जाता है लीफ के अंदर, तो जो पानी बचता है वो पानी कहां से, स्टोमेटल थ्रू के, इसके थ्रू बाहर भेज देते हैं। तो जब बाहर भेजते हैं, उस बाहर भेजने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन, ये दोनों किसके थ्रू होता है, ये दोनों हमारा होता है स्टोमेटल पोर के थ्रू। किसके थ्रू होता है, स्टोमेटल पोर के थ्रू ये हमारी सारी चीजें होती हैं। क्या किसी को कोई भी दिक्कत, मुझे बताओ फटाफट, क्या किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यहां तक? हाँ चले आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आता है जीरोफाइट्स। ये जीरोफाइट्स क्या होते हैं, देखो जो जीरोफाइट्स होते हैं ना, जीरोफाइट्स होते कौन है, होते क्या है, मतलब कौन होते हैं जीरोफाइट्स? तो जीरोफाइट्स किसे कहते हैं सॉरी जीरोफाइट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट। जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनको हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, जीरोफाइट्स किसे कहते हैं, डेजर्ट प्लांट्स को हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, डेजर्ट प्लांट को हम लोग जीरोफाइट्स कहते हैं। अब बात क्या है, अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं आपसे, इसकी बात इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा डेजर्ट है, ये हमारा क्या है, ये तो डेजर्ट नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेजर्ट है, हरा भरा नहीं है वैसे डेजर्ट, पता नहीं इसमें हरा भरा क्यों दिखा रहा है, व्हाइट हो, ठीक है, ये हमारा डेजर्ट है। और इस डेजर्ट के अंदर मैं कैक्टस बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसा ही है कैक्टस हमारा, है ना, ऐसा होता है कि इस पे कांटे छोटे 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 छोटे, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, ठीक है, कुछ कुछ काम चलाऊ कैक्टस बना लिया मैंने। ठीक है, तो ये मैंने कैक्टस को ड्रॉ किया। अब ये कैक्टस रेगिस्तान का पौधा है, तो ये भी एक टाइप का क्या है, जीरोफाइट है। अब दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत ये है कि इनके पास जो स्टोमेटल पोर है, ये जो स्टोमेटल पोर है, अगर ये दिन में फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या करते हैं, अगर ये दिन में फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपने स्टोमेटल पोर को ओपन करेंगे, अगर ये दिन में स्टोमेटल पोर को ओपन करते हैं क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए, तो दिक्कत ये है कि एक तो इनके पास पानी की कमी है, दूसरा अगर ये स्टोमेटल पोर को ओपन करते हैं तो इतनी ज्यादा धूप होती है रेगिस्तान के अंदर कि जो बचा कुचा वाटर है ना, वो भी क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और एक बार वाटर फिनिश, तो फोटोसिंथेसिस करने में, तो आपको पता है बेटा, फोटोसिंथेसिस विदाउट वाटर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं ये लोग दिन में तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकते हैं, इन पे कोई चारा ही नहीं है डेजर्ट प्लांट्स के पास। तो ये लोग क्या करते हैं, जीरोफाइट्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये रात होने का इंतजार करते हैं कि आज की रात मौत का खेल होगा। क्यों मौत का खेल होगा, आओ बताता हूं। जो जीरोफाइट्स होते हैं ना, ये रात को क्या करते हैं, किसकी मदद से, रात को इनको क्या मिल जाएगा, रात को इनको क्या मिल जाएगा, रात को मिल जाएगा इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, रात को इन्हें वाटर मिल जाएगा, और क्या मिलेगा इन्हें, रात को इन्हें क्लोरोफिल मिल जाएगा। इनके पास क्लोरोफिल तो है ही, क्लोरोफिल मिल जाएगा। इन तीन चीजों की मदद से अगर मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, अरे भाई तुम क्यों छूट रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की मदद से ये बना लेते हैं किस चीज को, ये बनाते हैं मैलिक एसिड। क्या बनाते हैं? मैलिक एसिड। ये बना लेते हैं ये रात में ही इन तीन चीजों की मदद से। देखो सनलाइट नहीं है, सनलाइट अगर मिल जाती तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो जाता, लेकिन सनलाइट में क्या होगा कि इतनी ज्यादा धूप होती है कि वाटर लूज हो जाएगा। तो ये लोग अलग, थोड़ा सा इनका अलग होता है, इनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ही अलग है। ये रात को सिर्फ तीन चीजों से, ये रात को सिर्फ तीन चीजों से, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की मदद से मैलिक एसिड रात में बनाते हैं। ये जो मैलिक एसिड कब बनता है? इन द नाइट। इन द नाइट। ये नाइट के अंदर क्या करते हैं? मैलिक एसिड को बनाते हैं। और ये मैलिक एसिड जब सुबह होता है, जब धूप होती है, तो ये मैलिक एसिड ही किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर। तो इन्होंने ग्लूकोज तो बनाया, लेकिन क्या नॉर्मल वाला तरीका बनाया? जो नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके का करते हैं? जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो तो पूरा प्रोसेस करते हैं भाई, वो तो वाटर का भी यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, क्लोरोफिल का भी यूज करते हैं, सनलाइट का भी यूज करते हैं और फिर ये बनाते हैं। लेकिन जो जीरोफाइट्स होते हैं वो सनलाइट का यूज इसलिए नहीं कर सकते, वो सनलाइट का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका बचा कुचा वाटर भी हो जाएगा और सारा लूज हो जाएगा। तो ये लोग रात के अंदर ना मैलिक एसिड बनाते हैं और सुबह होते ही वो मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर। तो इसका फटाफट से एक डेफिनेशन भी लिख देंगे कि जीरोफाइट्स मेक्स मैलिक एसिड इन द नाइट। क्या लिखेंगे? जीरोफाइट्स, यहां पर लिख लेना, मैं लिख देता हूं, लिखो मेरे साथ। जीरोफाइट्स इसको छोड़ा और छोटा करता हूं। एक तो ये मेरी बात सुन नहीं रहा है, 2-4 दिन से देख रहा हूं इस बोर्ड को। भड़क जा, बंद हो जा, नया खरीदेंगे फिर, फालतू में अटक रहा है बार बार। जीरोफाइट्स मेक्स मैलिक एसिड in the night and malic acid turned into glucose in the morning। फिर हमारा जो होता है ग्लूकोज, फिर हमारा जो मैलिक एसिड होता है वो मॉर्निंग में क्या हो जाता है? वो मॉर्निंग में क्या बन जाता है? हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है हमारा मैलिक एसिड। ठीक है, तो यहां तक तो हमने सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। हमने देखा था कि जो हमारा खाना था वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो गया है, मतलब कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होके किसमें कन्वर्ट हो गया है? ग्लूकोज के अंदर। और जो हमारा प्रोटीन है वो भी कंप्लीटली डाइजेस्ट होके क्या बन गया है? वो भी कंप्लीटली डाइजेस्ट होके बन गया है एमिनो एसिड। और जो हमारा फैट है वो भी कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है और वो भी कन्वर्ट हो गया है हमारा फैटी एसिड में। लेकिन बेटा बॉडी जिस एनर्जी पे काम करती है उस एनर्जी को कहते हैं एटीपी। और ये एटीपी जो है, ये एटीपी बनती है इस ग्लूकोज से। ये जो ग्लूकोज दिखाई दे रहा है, इसी ग्लूकोज से वो एटीपी बनती है। और ग्लूकोज से एटीपी बनाने के प्रोसेस को ही हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। मींस रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन आपको जब डिफाइन करना है, इट इज अ प्रोसेस in which glucose break down into एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एटीपी। यही वो एनर्जी है जिसके ऊपर हमारा जो शरीर है, जो हमारी बॉडी है, अभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, आप वीडियो देख पा रहे हो, ये सारी एनर्जी जो है ये किस पे वर्क करती है? एटीपी के ऊपर। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मेरे साथ बोलेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है। अब हमें पूरा का पूरा ये प्रोसेस समझना है
कि जो ये रेस्पिरेशन हुआ है, मतलब ये जो ग्लूकोज से एटीपी को बनाया गया है, जिस एटीपी पे हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, वो रेस्पिरेशन एक्चुअली होता किस तरीके से, ये पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा, हंसना नहीं, थोड़ा सा मतलब काम चलाओ बन ही जाता है मेरे से भी, ट्राई करते हैं, चलिए। तो आपको पता है कि हमारी ये नेजल कैविटी है, मतलब नाक का जो खाली ये जो एरिया है नाक के अंदर, जिसमें आप उंगली करते हो कभी कभी छुप के, तो उस एरिया के अंदर जो ये अंदर जो खाली जगह है ना, उसको कहते हैं नेजल कैविटी। तो वो मैं बनाने जा रहा हूं कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये नेजल कैविटी, ये माउथ की कैविटी, और ये हमारा नीचे आता है क्या, ट्रैकिया, विंड पाइप। इसको क्या कहते हैं, विंड पाइप, ठीक है। ये जो विंड पाइप है इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम हमारा ट्रैकिया है। उसके बाद ये जो हमारा क्या बोलते हैं, ये ट्रैकिया थोड़ा और नीचे आता है, तो इस ट्रैकिया जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और जब डिवाइड हो जाता है तो उन दो पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं, ब्रोंकस। इन दो पार्टों को हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। उसके बाद, अच्छा ये बाद में लिख लूंगा, एक बार ना एक काम करते हैं, एक सेकंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं बढ़िया से पहले बना लूं, उसके बाद समझाता हूं। 1 सेकंड। ये हमारी ये हमारा है नेजल कैविटी, बड़ा ही गंदी ड्राइंग है मेरी, पर ठीक है, काम चल जाएगी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा काम चलाओ तो है। ऐसी ड्राइंग पे तो मेरे को पता नहीं निकाल दिया जाएगा भाई। आप लोग भाई ड्राइंग की बहुत डायग्राम की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, ऐसा डायग्राम मत बना के आना वरना एक भी नंबर नहीं मिलने वाले। डायग्राम की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये अभी बताएंगे सारी चीजें बताएंगे क्या है, ठीक है। देखो ये जो है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा का पूरा। हाँ अभी ठीक है। अब ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आपको पता होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे नाक से, यानी नेजल कैविटी से। अब ये नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, यानी जो नाक के अंदर का खाली एरिया है ना, वो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया वो है। तो इसे हम लोग कहते हैं नेजल कैविटी, यानी नाक कैविटी का मतलब खाली जगह, ठीक है ना, खोखला, उसे हम कैविटी कहते हैं। तो ये नेजल, नाक के अंदर की खोखली जगह होती है। और वो नेजल कैविटी फिर आगे, नेजल कैविटी के बाद क्या आता है, नेजल कैविटी के बाद धीरे धीरे फिर आता है हमारा ट्रैकिया। क्या आता है, ट्रैकिया। क्या आता है, नेजल कैविटी के बाद आता है हमारा ट्रैकिया। फिर ये ट्रैकिया धीरे धीरे आगे जाता है, और आगे जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और इन दो पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस, इन दो पार्ट्स को हम लोग कहते हैं ब्रोंकस। ब्रोंकस सिंगुलर फॉर्म है और ब्रोंकाई प्लूरल फॉर्म है, ब्रोंकाई, ठीक है ना। यानी कि अगर आप सिर्फ एक पार्ट की बात कर रहे हैं तो ब्रोंकस कहेंगे, और अगर आप दोनों को कलेक्टिवली बोलना चाहते हैं तो ब्रोंकाई बोलेंगे, ओके। अब ये ब्रोंकाई जब हमारे दोनों लंग्स हैं, ये दो लंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये दो लंग्स यहाँ पर होते हैं, ऐसे करके यहाँ बने होते हैं, ये दो लंग्स होते हैं। हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो एयर अंदर आती है ऐसे करके, और फिर ट्रैकिया से होते हुए कहाँ चली जाती है, ब्रोंकस से होते हुए हमारे ये छोटे छोटे एक और पाइप आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे पाइप दिखाई दे रहे होंगे। ये पाइप ब्रोंकस जो है वो बहुत सारे फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है,
किसमें? ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे फर्दर और ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं, किसके? ब्रोंकस के ब्रांचेस डिवाइड होकर किसमें हो जाते हैं? ब्रोंक्यूल्स के। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में आपको ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। कैसे? बॉल लाइक, है ना, ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, बॉल सर्कल राउंड शेप्ड में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और ये राउंड शेप्ड में जो स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। ठीक है, तो ये तो हमने पूरा का पूरा क्या देखा अपना, किसको देखा हमने ये पूरा का पूरा अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा। क्या देखा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, ये हमने अपने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखा। जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आता है? जिस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है हमारा नेजल कैविटी, फिर उसके बाद आता है ट्रैकिया, फिर उसके बाद आता है ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकस आगे जाके फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के एंड में होती है एल्वियोली। ये हमारा पूरा क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हमारा जो ग्लूकोज है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है? तो चलो ध्यान से सुनते हैं, बहुत बेसिक सी एक्टिविटी है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जब एजिमिलेशन हो रहा था, जब एजिमिलेशन, अरे कहाँ है, ये रहा। ठीक है सर, हाँ, यहां देखो, जब हमारे क्या हुआ, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में जब ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड ने, और ब्लड गया 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 उसने सेल को दिया, तो भाई सिर्फ ग्लूकोज अकेला कुछ नहीं कर सकता। समझो, जो ग्लूकोज है उसे सेल के अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किस चीज को? एटीपी बनाने के लिए। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है एटीपी बनाने के लिए। विदाउट ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर क्या बोलते हैं, हमारी जो बॉडी है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आपको क्या लग रहा है, मजे में सांस लेते हैं, हमें मजा आ रहा है बेटा, फालतू में हम लिए फालतू में करे जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं होता। हर चीज के पीछे रीजन होता है। हमारी जो बॉडी है ना वो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है। एरोबिक मींस कि ऑक्सीजन की हेल्प से वो रेस्पिरेशन करती है। विदाउट ऑक्सीजन की हेल्प से हम अपना एनर्जी नहीं बना सकते हैं। तो जो ग्लूकोज है, जो ये ग्लूकोज इसके अंदर हमने सेल के अंदर ब्लड छोड़ के गया था, वो ग्लूकोज अकेले बैठा बैठा बोर हो रहा है, अकेले बैठा बैठा बोर हो रहा है। ब्लड से उसने बोला भाई ऑक्सीजन भी तो दे के जा, तो ब्लड कहां गया? ऑक्सीजन लेने। अब आओ जरा देखते हैं कैसे ऑक्सीजन ये लेगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होता है, अब ये जो चीज है हमारा, अब देखो ध्यान से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या, नेजल कैविटी, इसके थ्रू जो एयर है वो अंदर जाती है। क्या है? एयर जो है वो कहां जाएगी? अंदर जाएगी। इसके थ्रू ये एयर जाती है अंदर। ट्रैकिया से होते हुए ये एयर कहां जाएगी? फिर आती है ब्रोंकस में, और फिर आती है कहां पर? ब्रोंक्यूल्स में, और फिर लास्ट में आ जाती है एल्वियोली में। हमारी जो हमने इनहेल कर रहे हैं, ये क्या हुआ, वो सारी चीजें पहले कहां गई? नेजल कैविटी में, फिर ट्रैकिया के थ्रू, फिर ब्रोंकस में, फिर ब्रोंकस के थ्रू ब्रोंक्यूल्स में, और उसके बाद जाती है एल्वियोली में। अब एल्वियोली को थोड़ा अगर मैं बड़ा करके समझाने की कोशिश करूं, आओ जरा आगे चलते हैं, यहां पर समझाऊं तो ये मेरा क्या है, ये ठीक है, ये मेरा एल्वियोली है। थोड़ा सा मतलब इनलार्ज कर दिया है ध्यान से समझने के लिए। अब ये जो एल्वियोली है ना, इसके अंदर ऑक्सीजन, सॉरी, एयर के पार्टिकल्स आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो एयर है, हमने जो एयर इनहेल करी है, इस एयर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन ही हमने इनहेल किया है? नहीं, इसमें मैक्सिमम अमाउंट में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, लेकिन इसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस भी होती हैं, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में मतलब प्रेजेंट कुछ ऐसी गैसेस भी होती हैं जिन्हें हम इनहेल कर लेते हैं। लेकिन एल्वियोली में जब ये आती है, ये सारी गैसेस आई है, मतलब इसमें ऑक्सीजन भी होगी, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, इसमें आपका नाइट्रोजन भी हो सकती है, इसमें हाइड्रोजन भी हो सकती है, आसपास एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होंगी वो सारी आएंगी। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में जो हम गैसेस इनहेल करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन होता है। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। एल्वियोली के अंदर ना काफी सारी, एल्वियोली की जो एल्वियोली जहां पर होता है वहां पर काफी सारी कैपिलरीज आ रखी होती हैं। कैपिलरीज का मतलब ब्लड वेसल्स, जिसमें से ब्लड फ्लो होता है। काफी सारे ऐसे करके यूं ब्लड वेसल्स आ रखी होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो हो रहा होता है। अब क्या होता है, यहां से ऑक्सीजन एंटर करता है। ऑक्सीजन क्या हुआ? एंटर हुआ, ऐसे करके ऑक्सीजन एंटर हुआ, ऑक्सीजन एंटर हुआ, काफी सारा ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर।
अब आपको समझाता हूं मैं, ध्यान से समझो। मुझे एक बात बताओ, मुझे जस्ट सिंपल एक एक्सप्लेन करो कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। अरे यार हटाओ सारी चीजें, मैं सिंपल सा पूछ रहा हूं तुमसे कि एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है सिंपल। अब इस पाइप के अंदर यहां पर मैंने एक गुब्बारा लगा दिया बहुत बड़ा सा, और यहां मैंने एक छोटा सा गुब्बारा लगा दिया, और फिर मैं छोड़ दूंगा तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर यहां से ज्यादा लगेगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी गैसेस भरी हुई हैं और इलास्टिक है। ये कहां गया, क्या है, ये इलास्टिक है, तो ये ज्यादा गैस होगा तो ये अपने आप को दबाने की कोशिश करेगा, और हवा कहां मूव होगी, हवा मूव होगी इधर इस वाले बैलून में, और इन दोनों का एटमॉस्फेयर बराबर आ जाएगा। मतलब हुआ क्या, गैस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो मुझे जरा ये बताओ, क्या ब्लड के पास ऑक्सीजन है? होगा, काफी कम होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन एल्वियोली में तो हमने भर भर के इनहेल किया है ना, तो एल्वियोली में तो ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा है, तो अंदर हाई कंसंट्रेशन और यहां पर लो कंसंट्रेशन। तो जैसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में गैस मूव कर रही है, उसी तरीके से यहां पर भी क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो। आपने 9th क्लास में सेल चैप्टर में पढ़ा होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको ये डिफ्यूजन के बारे में अच्छे से समझाया गया है कि सेल के अंदर कैसे ऑस्मोसिस होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ये जो ऑक्सीजन गैस है, ये कहां पर मूव हो जाती है, हमारे ब्लड में आ जाती है। ये हाई कंसंट्रेशन से कहां आ जाती है, हमारे ब्लड में आ जाती है। कहां आ जाती है, हमारे ब्लड में। ऐसे करते करते हमारे ब्लड के अंदर क्या आ जाती है, ऑक्सीजन गैसेज आ जाती है। अब ये ब्लड वापस चल देता है कहां पर, जिन सेलों को उसने क्या दिया था, ग्लूकोज दिया था, जिन सेलों को उसने क्या दिया था, ग्लूकोज दिया था, उन सेलों को वापस क्या देने जाती है, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन एटीपी बना ही नहीं सकता है। तो ये वापस हमारे क्या होगा, जो हमारा ब्लड है ये वापस चलेगा कहां पर, वापस जाएगा उन्हीं सेलों के पास, घूमेगा, क्योंकि अभी से ऑक्सीजन मिल गया है। तो अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारा अब यहां पर क्या है, हमारा ये रहा सेल, इस सेल के पास ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पड़ा मेरा यहाँ पर ग्लूकोज। ये वेट कर रहा है भाई कब आएगा ब्लड। ब्लड कहाँ गया है, ब्लड गया है एल्वियोली के पास, क्योंकि हमने क्या लिया है, हमने ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन कहाँ पर आ गया, ब्लड के पास आ गया। ब्लड आएगा, कहेगा भाई आ गया लेके, 2 मिनट वेट कर। ब्लड आता है, और ब्लड जो ऑक्सीजन होता है, अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन अगेन ब्लड के पास हाई कंसंट्रेशन में आ गया है, लेकिन सेल के अंदर है क्या, नहीं। तो सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है, लो है, और ब्लड के पास क्या है, हाई है। तो हाई से लो मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, हाई से लो मूव करेगा, तो ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन चला जाएगा हमारे सेल के अंदर। और जैसे ही सेल के अंदर हमारा ऑक्सीजन जाएगा, वैसे ही ग्लूकोज और ऑक्सीजन कहां चले जाएंगे, ये दोनों मिलके चले जाएंगे। भाई चलो अब एटीपी बनाने चलते हैं। तो ये दोनों चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये दोनों के दोनों कहां चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बना लेते हैं, ये बना लेते हैं एटीपी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल करते हैं, जैसे मैंने लिया ऑक्सीजन और छोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, यही तो बोलते हैं। तो हमने रेस्पिरेशन जब किया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये बना कहां, ये जो ग्लूकोज ऑक्सीजन और ये एटीपी बना है, ये सारी चीजें कहां पर हो रही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लूकोज और ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गए, ये कहां हो रहा है, इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये हो तो गया भाई, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो वेस्ट है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे बॉडी के बाहर कैसे भेजें, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहां आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है। यहां पर कहीं साइड में आ जाएगा, इसे मिटाता हूं 1 मिनट, ठीक है। मान लो यहां पर कहीं ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अब रेस्पिरेशन हुआ है तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा बन गया है, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, हाई कंसंट्रेशन, और बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर से क्या होगा, वो अंदर से क्या करेगा, अब बाहर मूव करेगा। अंदर से क्या करेगा, बाहर मूव करके कहां पर आ जाएगा, यहां पर ब्लड के पास आ जाएगा। ब्लड को क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड वापस घूम के जाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा एल्वियोली के पास,
और एल्वियोली को कहेगा कि भाई हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है और तुम्हारे पास कम है, तो हाई से लो मूव करेगा। तो ब्लड क्या कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे देता है कि भाई ये लो कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं तो जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, साथ में रेस्पिरेशन करने के दौरान हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था वो भी बाहर निकलेगा। तो आप ध्यान से देखो, तो रेस्पिरेशन करते समय हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। इट मीन्स कि जो हम ये ब्रीदिंग करते हैं ना, ये हवा में मजा नहीं आ रहा है हम लोगों को कि बेटा मजा आ रहा है आओ चलो फालतू में करते रहे, ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि हम ग्लूकोज से एटीपी बना सकें, और ये एटीपी वही एनर्जी है जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब जो बात करूं मैं आपसे रेस्पिरेशन की, ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे एक बात बताओ कि हमने बचपन से पढ़ा है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे सर सही तो बोलते थे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस हुआ है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, इनकी मदद से क्या बना, इनकी मदद से बन गया था ग्लूकोज और बना ऑक्सीजन और बना वाटर। वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। सही पढ़ा हमने बचपन में कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अच्छा, जो ह्यूमंस है वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करते समय उनका क्या रिएक्शन होता है, उनका रिएक्शन होता है आपका क्या क्या लेते हैं, वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं और उनका क्या बन जाता है, उनका बन जाता है एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये भी सही है, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमंस छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पर गधो मुझे एक बात समझाओ कि हमने क्या किया है, हमने किया है रेस्पिरेशन। हमने क्या किया है, हमने किया है रेस्पिरेशन। और प्लांट ने क्या किया है, प्लांट ने किया है फोटोसिंथेसिस। नहीं समझ में आया अभी भी, उन्होंने अपना खाना बनाया है, एटीपी थोड़ी ना बनाया था बेटा, एनर्जी की जरूरत तो उनको भी है ना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो अपना खाना बनाते हैं। अरे फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो अपना खाना बना रहे हैं, एनर्जी थोड़ी बना रहे हैं। हमने खाना डाइजेशन से ले लिया था, हम तो रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि प्लांट भी अब रेस्पिरेशन करेंगे। मतलब ये बेटा कि जो प्लांट है ना वो भी हमारा वाला जो ये प्रोसेस है इसको दोहराएगा। ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा भी होता है। आओ जरा इसको करते हैं। जो ये ग्लूकोज बनाया, प्लांट को एटीपी नहीं चाहिए क्या, प्लांट को भी तो एटीपी चाहिए। बिना एटीपी के प्लांट भी कैसे अपना फंक्शन कर पाएगा, उसे भी एटीपी चाहिए, उसे भी एनर्जी चाहिए, उसे भी ग्रो करना है अपने आप को, तो उसे भी एनर्जी चाहिए होती है। तो वो ग्लूकोज से एनर्जी नहीं बनाएगा तो बनाएगा। तो प्लांट के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, प्लांट के अंदर भी क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट का रेस्पिरेशन देखते हैं हम यहां पर। अब प्लांट क्या करता है, प्लांट ने जो ग्लूकोज बनाया ये भी सेम हमारी तरह करता है। इसका जो ग्लूकोज है ये भी क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा। हाँ बाबू, प्लांट भी क्या करेगा रेस्पिरेशन करने के लिए, अपने उसी स्टोमेटल पोर से जिससे उसने कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था, उसी स्टोमेटल पोर से वो क्या लेगा, अब ऑक्सीजन भी लेगा। यानी कि सिर्फ ये बोलना कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये गलत है, वो दोनों चीजें लेता है। क्यों, ऑक्सीजन जो है वो उसे रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वो अपना ग्लूकोज यानी कि अपना फूड बनाने के लिए लेता है। तो रात में ज्यादातर जनरली हम देखते हैं प्लांट जो होते हैं, ज्यादातर ऐसा नहीं है दिन में नहीं करते हैं, क्योंकि दिन में उन पे टाइम रहता है, सनलाइट रहती है, तो दिन में वो कोशिश करते हैं जितना ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर ले। ठीक है ना, मोस्टली देखने को मिलता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा रेस्पिरेशन रात में करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि रात के अंदर सनलाइट है नहीं, तो सनलाइट नहीं है तो जितना दिन भर उन्होंने फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाया होगा, ग्लूकोज बनाया होगा, रात में उस ग्लूकोज को अगल बगल से सामने से ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा गांव में बोलते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे नहीं रात में सोना चाहिए, या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के अंदर, ऐसे मना करते हैं। कभी कुछ लोग कहते हैं
चुड़ैल रहती है, या कुछ लोग कहते हैं, ऑल्दो बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, लेकिन मैं एक फैक्चुअल रीजन ये मानता हूं कि जो प्लांट होते हैं वो ज्यादातर देखने को मिलता है कि वो रात में क्या करते हैं, वो रात में रेस्पिरेशन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे उन्होंने ये बात बोली कि रात में इसके नीचे नहीं सोना चाहिए। ये भी है कि ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे तो वहां ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है वहां पर, इसीलिए मना किया गया है। ठीक है ना? ओके, तो जो रेस्पिरेशन है, अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट ग्लूकोज और ऑक्सीजन लेगा और सेम हमारी तरह वो क्या करेगा, वो एटीपी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या प्रॉब्लम है इसमें? वाटर बनाएगा। तो हमारा प्लांट ने भी क्या बना लिया, एटीपी बना लिया। मतलब ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट और ह्यूमन दोनों में कॉमन है, यानी कि रेस्पिरेशन करते समय प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। ठीक है, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते समय क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। यहां तक बात सभी को क्लियर है या नहीं? सभी कमेंट करके टाइम स्पेंड के साथ आंसर मेरे को बताएंगे। चलिए आगे चले, आगे चलते हैं। यहां तक तो हमने डन कर लिया अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो रेस्पिरेशन होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो हमें दिखाई दे रहा है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर मैं एक मिनट, इन सर को थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या? हाँ कर तो सकते हैं। हाँ चलो ध्यान से देखो, जो रेस्पिरेशन, यार ये क्या वाइट हो गया है, एकदम सूखा सूखा लग रहा है, इसे कुछ तड़कता भड़कता क्या करूं, इसको करते हैं नीला कर देते हैं, है ना। अब रेस्पिरेशन की बात करूं, ये जो रेस्पिरेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा नहीं है? हाँ, अब ये जो रेस्पिरेशन है ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कम दिखाई दे रहा है, अगर कम दिखाई दे रहा है तो इसको चेंज करो, इसको क्या करो, इसको ग्रीन करें क्या? ग्रीन करते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये दोनों में क्या फर्क है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर फर्क ये है, इसके अंदर एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ये फर्क है कि आपका जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो आपका ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो अभी हम रेस्पिरेशन करके आए हैं उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ी है? ऑक्सीजन की। देखो प्लांट को भी किसकी जरूरत पड़ी है? ऑक्सीजन की। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से रेस्पिरेशन होते हैं? जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ रेस्पिरेशन ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें या तो हमें देखने को मिलेगा कि वहां लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, यानी वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन हो रहा है, एटीपी बन रहा है, बिना ऑक्सीजन के एटीपी बन रहा है। तो ऐसा जब हमें कुछ देखने को मिलता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अभी देखो आराम से बताऊंगा सभी चीजों को। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा एल्कोहलिक, और क्या होता है? लैक्टिक, हाँ, लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन। ठीक है ना, एल्कोहलिक और लैक्टिक फर्मेंटेशन। आओ जरा इसको ढंग से समझते हैं। देखो हमारा ये जो सेल है, ये हमारा सेल है, ये ह्यूमन सेल है, ये हमारा ह्यूमन सेल है। अब इस ह्यूमन सेल में यहां पर एक न्यूक्लियस होगा और यहां माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं। सारे सेल ऑर्गेनिटी नहीं बनाएंगे। मैंने आपको क्या बोला था कि ब्लड क्या करता है? ग्लूकोज छोड़ के जाता है सेल के अंदर, और इस ग्लूकोज के पास क्या छोड़ के जाता है? ऑक्सीजन। पहले लेकिन ऑक्सीजन वो लेने जाता है ना पहले ब्लड एल्वियोली के पास, तो जब तक लेने जाता है,
जब तक वो लेने गया है तब तक हमारा जो ग्लूकोज है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े ही पड़े क्या बन गया है, पाइरूवेट बन गया है। समझो, जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े ही क्या बन गया है, पाइरूवेट बन गया है। यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये इसी के अंदर पड़े पड़े 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज होता है ये 3 कार्बन वाले में, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। कितने कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में, यानी इसका हो जाता है C3H3O3। पाइरूवेट का फॉर्मूला क्या है, C3H3O3। जो हमारा ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में टूट गया और टूटने के बाद वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन जाता है पाइरूवेट। अच्छा, तो ग्लूकोज जो है वो पड़े पड़े किस में कन्वर्ट हो गया, वो पड़े पड़े किसमें, पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया है। अब वो वेट कर रहा है, ब्लड कब आएगा, कौन, पाइरूवेट। ग्लूकोज अब टूट गया है, किसमें टूटा है, पाइरूवेट में। तो ग्लूकोज टूट के पाइरूवेट बन गया है, कहां पर बना ये, इन साइटोप्लाज्म के अंदर ये घटना घटी। ठीक है, अब पाइरूवेट जो है, ये पाइरूवेट अभी मैं आपको पहले बताऊंगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वाला जो है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का है। तो यहां लिख देते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि जैसे ही ऑक्सीजन आता है पाइरूवेट के पास, जैसे ही ऑक्सीजन आता है वो पाइरूवेट और ऑक्सीजन कहां चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो यहां लिखेंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया पे जैसे ही जाते हैं कौन जाता है, पाइरूवेट और ऑक्सीजन। यानी कि पाइरूवेट और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे ही होता है, पाइरूवेट और ऑक्सीजन का आपस में मिलते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, ये पाइरूवेट और ये ऑक्सीजन दोनों कहां चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिएक्शन होता है और रिएक्शन होकर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनता है और एनर्जी बन जाती है। तो ये तो मैंने अभी आपको बता रखा है, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कई बार क्या होता है बेटा, आप लोग भी, अगर आप में से कोई वर्कआउट करता होगा या फिर जिम वगैरह करता होगा, कोई घर पे कैलिस्थेनिक करता है, कुछ भी ऐसा आप फिजिकल वर्कआउट अगर करते हो तो आपको लगता, आप रनिंग करने के बाद देखते होगे कि आपके ना बहुत ज्यादा सीन पेन होना शुरू हो जाएगा, क्रैम्प्स पड़ जाएंगे पैरों में, मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा बहुत ज्यादा। आप जिम वगैरह, चेस्ट वगैरह पे वर्कआउट करोगे तो वो दर्द होना शुरू हो जाता है उस एरिया में। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मुझे एक बात बताओ कि नॉर्मल बॉडी अभी मेरी वर्क कर रही है तो जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी उसे मिल रहा है, लेकिन मैं जब वर्कआउट करना शुरू कर जाऊं जब वर्कआउट करना शुरू कर दूंगा तो मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो मान लो कि मैंने ग्लूकोज तो इंटेक कर लिया ज्यादा, मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मैंने ग्लूकोज तो ज्यादा इंटेक कर लिया, लेकिन ग्लूकोज से क्या होता है, मुझे एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए। अब नाक का जो होल है, नेजल कैविटी जो है, वो तो लिमिटेड है ना, वो तो लिमिटेड ऑक्सीजन ही ले पाएगी। तो कई बार क्या हो जाता है कि हम रनिंग करते हैं तो देखते हैं हमारी सांस फूलने लगती है। क्यों सांस फूलती है, क्योंकि बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी पूरी जान लगाती है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन खींच, अंदर कमी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम उतना नहीं खींच पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, लैक यानी कमी हो जाना। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फिर वही पाइरूवेट जो बना हुआ था उसे कम ऑक्सीजन मिलता है, और कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से अब वही पहले क्या बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बना रहा था, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनाता है, क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। और ये लैक्टिक एसिड जो होता है, हमारे क्रैम्प्स वगैरह पड़ते हैं, वही पेन देता है लैक्टिक एसिड हमें। तो ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला हमारा रेस्पिरेशन दिखाई दे रहा है हमें, अनएरोबिक लैक ऑफ रेस्पिरेशन वाला, इसको हम लोग कहते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, लैक्टिक फर्मेंटेशन। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा पाइरूवेट है वो किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, लैक्टिक एसिड के अंदर और एटीपी के अंदर। तो हमारी एनर्जी तो बन रही है जब आप वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन साथ में एक एसिड भी बनता है जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है, ये सिर्फ मसल सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, इन मसल सेल। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लैक्टिक फर्मेंटेशन। उसके बाद आता है हमारा, अच्छा, कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ ऐसे अदर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन अपने ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एटीपी। जैसे कि मैं आपसे बोलूं ईस्ट, अगर मैं आपसे ईस्ट की बात करूं,
ईस्ट जो है वो ईस्ट क्या होगा, उस ईस्ट, मान लो ये ईस्ट है, ये जो सेल है ये क्या है, ये ईस्ट है, तो इसके पास ग्लूकोज आएगा, वो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े पायरुवेट बनेगा, लेकिन उसे किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो ग्लूकोज है वो पड़े पड़े पायरुवेट तो बन जाएगा, लेकिन पायरुवेट के बाद उसे ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट पायरुवेट से एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब बिना ऑक्सीजन के, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो क्या बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। इथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल होता है बेटा, तो इथेनॉल बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और साथ में क्या बना लेगा, एटीपी। तो रेस्पिरेशन यहां भी डन, यहां भी डन, और यहां भी डन, लेकिन यहां पर क्या बना, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है, इसीलिए इसे हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 तरीके के, ये वाला चार्ट आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, आपको पूरा पता होना चाहिए कि ग्लूकोज पहले क्या होगा, साइटोप्लाज्म में पड़े पड़े पायरुवेट बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, फिर पायरुवेट के बाद अगर उसे ऑक्सीजन मिलता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनाएगा। ये कहां बनाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना C3H6O3। ठीक है, C3H6O3 ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। ओके, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि अगर हमारे पास क्या होगा, पायरुवेट अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा तो वो पायरुवेट से डायरेक्ट किस में बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। तो 2 तरीके के रेस्पिरेशन देखे, एरोबिक और अनएरोबिक। ठीक है, और ये सारी चीजें हमने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया जो भी था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजों को समझेंगे। ठीक है ना, हमारा न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन में हमने डाइजेशन देख लिया, उसके बाद हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन देख लिया। अब इसके बाद हम आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो वेट एंड वॉच। बाय बाय, सी यू।